इसमें आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहली चीज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री और हमारी रियल लाइफ में इसका क्या रोल है, मतलब कहां पर हम ये चीज यूज करेंगे सबसे ज्यादा। तो उससे पहले हम बात करते हैं जहां से हम ये चीज निकल कर आई है, दैट इज IUPAC की हम बात करेंगे, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म है और ये हमारे पास एक्चुअली वर्ल्ड लेवल पर एक अथॉरिटी है। जब कभी भी हमारे पास एक नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है भाई, डिस्कवरी के बाद सबसे पहली चीज आती है सिंबल। उसे किस तरीके से सिंबलाइज करें कि उसे शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हाइड्रोजन को हमने S ले रहे हैं तो इस टाइप से हम कैसे बोल सकते हैं। जैसे हम कॉपर की बात करें तो Cu है, जिंक के लिए Zn है, तो सिंबल्स कैसे यूज करेंगे उसको डिनोट करने के लिए, वो सिंबल्स कैसे बनाए जाएंगे, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, उसका नाम क्या रखा जाएगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वाइज, जितनी ये इस टाइप की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उन सारों को बनाने वाला, उनको रूल्स बनाने वाला वो सारा IUPAC है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें बच्चों, हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स अभी तक हैं, ठीक है ना। और ये 118 एलिमेंट्स भाई इनर्ट नहीं है। इनर्ट का मतलब क्या होता है, वो आपस में कभी रिएक्शन करेंगे ही नहीं। इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में रिएक्शंस करते हैं और रिएक्शंस करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल भाई जैसे कॉपर है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो तो ये क्या बना देगा, CuO बना देगा, ठीक है ना। जैसे एल्यूमिनियम आपने ले लिया है, इसकी रिएक्शन कर दो ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, Al2O3, बैलेंस कर लेना। और ये ये होते हैं हमारे कंपाउंड्स। अब ये कंपाउंड्स हमारे क्या हैं, एसिड्स हैं, बेस हैं, सॉल्ट हैं, ये चीज हम पता करने वाले हैं। और छोटा सा एग्जांपल, जैसे नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा वर्सेटाइल की हम बात करेंगे। जैसे नाइट्रोजन रिएक्शन जब करता है तो हमारे पास N2O बना लेता है, NO2 बना लेता है, N2O3 बना लेता है, N2O5 बना लेता है, N2O4 बना लेता है। मतलब कि इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स हमारे पास हैं। सिर्फ हम एक एलिमेंट की बात की है हमने, एक एलिमेंट रिएक्शन कर रहा है सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, तो ये नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन गए। अब हम बात करेंगे जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं उसमें से एसिड कौन सा है, उसमें से बेस कौन सा है, उसमें से सॉल्ट कौन सा है। तो मतलब नॉर्मली जो हमारी इसकी जो ओरिजिन है इस चैप्टर की, वो क्या है, हमारे आसपास इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं और वो नंबर ऑफ कंपाउंड्स जितने हैं उसमें से एसिड्स क्या हैं, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई, बेस कौन सा है, उसमें से सॉल्ट्स कौन से हैं, वो पता कैसे लगाएंगे। तो इस चैप्टर में हम पूरी बात करने वाले हैं एसिड बेस सॉल्ट्स की और इनके डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स के बारे में। अब स्टूडेंट्स हमारी बात क्या आती है कि हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है और सबसे पहला हमारा काम है कि उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करो कि वो एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। अच्छा, सॉल्ट में भी हमारे पास कैटेगरी होती है। सॉल्ट भी हमारे पास बेसिक सॉल्ट्स मिल जाएंगे आपके पास और आपके पास एसिडिक सॉल्ट्स भी मिल जाएंगे। ये भी आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। मतलब सबसे पहले आपको सिर्फ ये देखना है एसिडिक है या फिर बेसिक है। सॉल्ट्स की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले चीज क्या करें, अच्छा कोई एग्जांपल्स ले लो भाई। जैसे हमारे पास HCl है, हमारे पास HNO3 है, हमारे पास H2SO4 है, हमारे पास NaOH है, हमारे पास MgOH होल ट्वाइस है, या फिर हमारे पास NaHCO3 है। मतलब हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं। हमारा काम क्या है, आइडेंटिफाई करो इसमें से बेस कौन सा है, इसमें से एसिड कौन सा है। अब आप बोलोगे चेक कैसे करें, मतलब आप एक मान लो सपोज एक कंटेनर था और उस कंटेनर के अंदर ये सारी चीजें रखी हुई हैं, या कोई सॉलिड थी तो हमने उसके अंदर पानी डाल दिया, या फिर कुछ गैस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म के अंदर हो सकते हैं। बट हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है, इसमें से हम आइडेंटिफाई करें कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। सबसे पहले हमें सिर्फ ये देखना है। चेक करने के तरीके के बारे में सोचते हैं। अच्छा एक चीज क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा कहीं हमने पढ़ा था कि कुछ खट्टा और कड़वे के बारे में हमने पढ़ा था। जो नॉर्मली एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, है ना। तो मतलब हम क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे। तो मतलब कि सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या आ गया है, टेस्ट करने का। अच्छा उस दिन हमारा दिन अच्छा नहीं था और उस कंटेनर में हमारे पास निकल गया HCl। अब क्या होगा, तो मैंने आपको बताया है कि उस दिन कुछ नहीं होगा। उस दिन आपको भी पता चलेगा कि उसके अंदर HCl था, आपके घर वालों को भी और आपके आस पड़ोस वालों को भी न्यूज मिल जाएगी कि बच्चे ने कोई टेस्ट किया था और उसके अंदर HCl निकला। तो मतलब ये वाला जो तरीका है वो हमारा सबसे बेकार और सबसे घटिया तरीका है। तो टेस्ट तो हम स्टार्टिंग में करके नहीं चेक, अच्छा बाद में कर लेंगे, लेकिन सबसे प्राइमरी ऐसा नहीं है हमारे पास कोई चीज सामने पड़ गई और हम उसे टेस्ट करके देख ले कैसा है ये, तो ये वाला तरीका तो नहीं। अच्छा दूसरी चीज सर, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और एक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल
रिएक्शंस करके सर हमने कुछ पढ़ा था आज तक, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज करने के लिए नॉर्मली हमें चाहिए होते हैं इक्विपमेंट्स, नॉर्मली लैब चाहिए होती है। आप ये केमिकल रिएक्शंस के एक्सपेरिमेंट्स अपने घर में नहीं कर सकते, है ना, धमाका बोल सकता है कभी भी कुछ भी। तो ये वाली चीज तो ये सारे कर्तव्य घर में नहीं करने, किसी की निगरानी में करो, लैब में करो, स्कूल में करो, वहीं पे। तो ये दोनों भाई टेस्ट करना हमारे लिए खतरनाक है, बहुत ज्यादा ही। केमिकल रिएक्शंस हम करने लायक है नहीं। तीसरा हमने एक तरीका देखा, हमने कहीं सुना कुछ इंडिकेटर्स टाइप चीज होती है। भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स कोई ऐसी चीज होती है जो आपको इंडिकेट कर देती है कि ये एसिड है या फिर बेस है, बस इसके लिए थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इंडिकेटर सर कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? अभी सबसे पहला टॉपिक हम ये देखेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से टेस्ट करना और केमिकल रिएक्शंस हमारे लिए बेकार मेथड है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। भाई पहली चीज तो, सबसे पहले आदि मानव के टाइम पे हमारे पास ना तो इंडस्ट्री थी और ना ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी। उस टाइम में सबसे जो पहली चीज थी वो थी नेचर। नेचर हमें क्या क्या चीज दे रही है उसका यूटिलाइज कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमने देखा नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है भाई। दूसरा हमने बात करी, वहां पर हमारे पास निकल के आए सिंथेटिक इंडिकेटर्स मिले, और लास्ट में हमारे पास है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नॉर्मली बच्चों हम 3 टाइप के इंडिकेटर्स इस क्लास में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं, क्यों एग्जैक्टली हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। हमने देखा IUPAC के अकॉर्डिंग 118 एलिमेंट्स थे, और वो सारे के सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं कंपाउंड्स बनाते हैं, और वो कंपाउंड्स हम डेली लाइफ के अंदर कुछ यूज करते हैं। तो यूज करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए ना, हम एसिड तो यूज नहीं कर रहे, हमने खाने में कुछ एसिड डाल दिया और वो चीज खाने लायक नहीं थी, तो हमें पता होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कि वो एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। और सॉल्ट है भी तो कौन सा वाला है, बेसिक वाला या फिर एसिडिक वाला, और एक न्यूट्रल सॉल्ट भी होता है जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमने 3 तरीके देखे कि जिससे हम यूज करके चेक कर सकते हैं। तो टेस्ट जो हमारा सबसे बेकार तरीका था, केमिकल रिएक्शंस जो हम बाद में बात करेंगे, और तीसरा हमारे पास है इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स में हमने 3 टाइप के इंडिकेटर्स पढ़े हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा इंडिकेटर्स को डिटेल में पढ़ते हैं, किस किस तरीके से इनको भी यूज कर सकते हैं। यस, तो हम बात करने वाले हैं बच्चों इंडिकेटर्स के बारे में। इसको एसिड बेस इंडिकेटर्स ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए वो आप चेक कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर्स में, जिसमें हमारे पास लिटमस आता है, ठीक है, टर्मरिक जिसको हल्दी बोलते हैं हम, रेड कैबेज मिल जाएगा, और कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं उनकी पेटल्स को हम यूज करके चेक करते हैं, जैसे हाइड्रेंजिया हो गया, पिटूनिया हो गया और जेरेनियम हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो हम नेचर से एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे ज्यादा आपने इन सब में से हल्दी के बारे में सुना होगा। येलो कलर का डाई होता है, आप नॉर्मली नेचुरली देखोगे तो येलो कलर का मिलेगा आपको वो हल्दी। होता क्या है, काफी बार हम अपने घर में या फिर नॉर्मली पार्टी में जब करी खाते हैं तो करी में क्या होती है, हल्दी डली हुई होती है, और जब आपके व्हाइट कपड़ों पे वो डल जाए तो होगा क्या, जब आप उसे घर पे आके साबुन से साफ करोगे तो साबुन क्या है, एक्चुअली साबुन हमारा बेसिक कैरेक्टर का होता है, ठीक है। जैसे ही आप साबुन के ऊपर डालोगे तो वो रेडिश ब्राउन कलर का एक दाग पड़ जाता है, मतलब जब उसे आप साबुन से रब करना शुरू करोगे तो वो जो पीले रंग का करी का दाग होगा वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डरने वाली बात नहीं है, उसे बहुत बार आप पानी से साफ करो, क्योंकि वो जो आया ना रेडिश ब्राउन कलर, दैट इज ड्यू टू द सोप। वो ये बता रहा है कि वो बेसिक कलर का सोप था, जैसे ही आप उसे बार बार धोगे तो उसके बाद फिर से वो येलो ही हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप टर्मरिक भी यूज कर सकते हो, जैसे आपको पता लग गया कि वो बेस था, बेस होगा तो रेडिश ब्राउन कलर का वो हो जा रहा है नेचुरली। दूसरा हमारे पास आता है लिटमस। अब लिटमस है क्या, लिटमस एक पर्पल डाई होता है, कब, जब वो न्यूट्रल होता है, तो ना तो वो एसिड होगा ना ही वो बेस होगा, तब वो पर्पल डाई होगा। कहां से निकलता है, दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिचेंस, एक प्लांट है दैट बिलोंग्स टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो लिटमस होता है वो लिक्विड एज वेल एज एक पेपर की फॉर्म में भी मिलता है, लिटमस पेपर बोलते हैं उसको हम, तो दोनों चीजों में आपको मिल पाएगा वो। अब देखो क्या है, जैसे ही आप एसिड में पर्पल कलर का डाई डालोगे, क्योंकि न्यूट्रल तो वो हमारा पर्पल ही है ना, जब पर्पल कलर का डाई डालोगे तो एसिड में क्या हो जाएगा, रेड। और उसी पर्पल कलर के डाई को यदि आप बेस में डालोगे तो वो किसमें हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू, याद रखने की बहुत इजी तरीका है। एसिड में लास्ट में डी आ रहा है और रेड में भी लास्ट में डी आता है, तो ये भी आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो पहला हमने पढ़ा टर्मरिक, दूसरा हमने पढ़ा लिटमस, तीसरी हम बात करते हैं रेड कैबेज की। ये कि एक हमारे पास
क्या है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रेड कैबेज लीव्स। रेड कलर की होती है नेचुरली। ये हमारा येलो डाई है, ये पर्पल डाई है, और ये रेड डाई आप इसे बोल सकते हो। रेड कलर का ही होता है कब, जब ये न्यूट्रल होगा तो, ठीक है भाई। उसके बाद यदि आप उसको एसिड में डालते हो तो ये रेड ही रहता है, लेकिन ग्रीन कलर का हो जाएगा जब आप इसे बेस में डालोगे तो, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमने 3 आपने पढ़े नेचुरल इंडिकेटर्स। अब बाद में बात करते हैं पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स की। तो इसमें से अभी तक हम बात कर चुके हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की, जिसमें से लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज के बारे में पढ़ चुके थे, हालांकि इतना डिटेल में नहीं है हमारे पास सीबीएसई में। और ये हमारे पास कुछ फ्लावर्स के पेटल्स के बारे में कुछ हमने नाम दे रखे हैं, और ये हमारे एनसीईआरटी, ये तो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट ये ज्यादा डिटेल में दिया नहीं हुआ है। नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रेंजिया का। यूजुअली हम बात करें, ये ब्लू सेपल्स होती हैं इसकी कब, जब ये एसिडिक सॉइल के अंदर है। तो ये ब्लू सेपल्स किस चीज का इंडिकेट कर रही हैं, कि वो सॉइल एसिडिक है। लेकिन जब हम बात करें उसके अंदर हम थोड़ा सा बेस ऐड कर दें, तो वो जो ब्लू सेपल्स थी वो किसमें चेंज हो जाएंगी, पिंक में। तो मतलब वो क्या बता रहा है, पिंक कलर बता रहा है हमको बेस की प्रेजेंस को। तो ये तो हमारे पास से सारे, देखो सारे नेचुरली हैं, ये सारे प्लांट्स हैं। प्लांट्स हम अपने घर में नहीं उगा रहे ना, उगा रहे हैं पर अपने हाथ से नहीं उगा रहे। रेड कैबेज हमारे पास है, वो भी, टर्मरिक, नेक्स्ट लिटमस, ये सारे हमारे पास नेचर से एक्सट्रैक्ट थे। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, या फिर हम बात कर सकते हैं कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो हम आर्टिफिशियली लैब्स के अंदर बनाते हैं। नॉर्मली हमारी एनसीईआरटी में 2 दे रखे हैं, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन। इसका केमिकल फॉर्मूला की हम बात करें तो नेक्स्ट ईयर आप देखोगे 11th-12th के अंदर, आप देखोगे इसके मतलब इसका नेमिंग क्या है और क्या हम इसके सिंबल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो अगली फर्दर क्लासेस में आप पढ़ोगे। नॉर्मली हम बात करें इसका किस तरीके से इंडिकेट करता है। मिथाइल ऑरेंज बेटा ऑरेंज देखो, एक तो इसमें ना बहुत रेंज बहुत अलग है, किस तरीके से एसिडिक बिहेवियर के अंदर वो रेड कलर का होता है। धीरे धीरे जैसे आप उसको एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती रहेगी तो वो ऑरेंज कलर में चेंज होता रहेगा, फिर उसके बाद वो येलोइश कलर में चेंज हो जाएगा। तो मतलब बेस आ जाएगा, फिर पहले एसिडिक में रेड, फिर धीरे धीरे ऑरेंज, जब न्यूट्रल हो जाएगा तो उसके बाद फिर से येलो कलर में। फेनोल्फथालीन का हमारे पास क्या है भाई, ये पहले चीज तो एक्चुअल में न्यूट्रल कंडीशन में कलरलेस ही रहता है, और यदि उसके अंदर आपने एसिड डाल दिया तब भी वो कलरलेस ही रहेगा, और यदि हम बेस की बात करें तो उसमें वो पिंक कलर का हो जाता है। अब लास्ट हमारे पास इंडिकेटर बचते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास बात आती है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, जिसमें अनियन, वेनिला और क्लोव, ये तीनों हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले हम बात करें ऑल्फैक्टरी की, इट इज रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। मतलब ये ऐसे सब्सटेंस हैं हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। मतलब यदि मैं आपका एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद समझाता हूं। जैसे काम करो, एक कपड़ा लो, इस कपड़े के ऊपर अनियन लगा दो, ठीक है, और उसके बाद वहां से हटा दो, ठीक है। आपने क्या करा, इसके ऊपर आप कोई भी बेसिक सॉल्यूशन डाल दो, सपोज आपने NaOH डाल दिया। पहले देखो भाई, जब आप इसमें अनियन लगाओगे तो आपको स्मेल आएगी उसकी, फिर जैसे ही आपने NaOH इसके ऊपर डाला तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। मतलब जो आपकी अनियन की स्मेल होगी वो आपको डिटेक्ट नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसके ऊपर अनियन लगाई गई थी। तो मतलब ये आपके ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो क्या करते हैं, एसिड और बेस सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट स्मेल को चेंज कर देते हैं। अनियन हो, वेनिला हो या क्लोव हो, ये किसी भी बेस की प्रेजेंस में अपनी स्मेल को शो ही नहीं करते। तो बेस हमारे पास ऐसे होते हैं जो भी द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ अनियन, वेनिला एंड क्लोव कैन नॉट बी डिटेक्टेड, यदि आपने इन तीनों के ऊपर बेस को डाल दिया तो। अब आप बोलोगे सर एसिड डाल दे, तो एसिड डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपने इस कपड़े की स्ट्रिप के ऊपर एसिड डाल दिया होता तो अभी भी आपको स्मेल आ रही होती उस अनियन की। तो इस तरीके से आप, बहुत ही बेसिक तरीका है, आप इसे चेक कर सकते हो। मतलब आप एक घर में एक कपड़ा लो, उसके ऊपर अनियन लगाओ और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो, कोई भी सोडा वाटर ले लो, कोई बेसिक सॉल्यूशन ले लो, उसके ऊपर डाल देना और आप देखोगे कि उसकी स्मेल गायब हो चुकी है। यदि आप एसिड डालोगे, और ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल है, नॉर्मली जब हम बाहर किसी होटल में खाना खाने आते हैं तो अनियन खाते हैं, उसको खाने के बाद हमारे मुंह में स्मेल नहीं आती। नॉर्मली घर वाली अनियन खाते तो स्मेल आती है, तो वो भी हमारे पास एग्जांपल है। तो बच्चों नॉर्मली हमने 3 टाइप के इंडिकेटर्स पढ़े अभी तक, जिसमें सबसे पहला बेटा हमारे पास था नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसके कुछ एग्जांपल्स ये दिए हुए हैं और सबके हमने डिटेल में पढ़ा है। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन थे, और लास्ट में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो स्मेल के सेंस की बात करता है, जिसमें हमने अनियन, वेनिला और
ग्लोब पड़ा। तो यहां तक हमारे पास हम ये पता लगा सकते हैं कि जो सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब हम बात करते हैं प्योर एसिड की, मतलब एसिड्स क्या होते हैं, कैसे कैसे रिएक्शंस करते हैं, वो सारी डिटेलिंग पढ़ेंगे अब। तो फ्रेंड्स अभी तक हम बात कर चुके हैं किसी भी कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है। तो अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है वो एसिड है, तो आगे क्या करेंगे हम? भाई एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। एसिड्स हैव द सॉर टेस्ट, मतलब खट्टे होते हैं वो। दूसरी चीज, एसिड्स को मतलब जैसे हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर आपने लिटमस पेपर डाला, इसके अंदर एसिड था और लिटमस पेपर था रेड कलर का। रेड डालोगे तो रेड ही रहेगा, ठीक है, और यदि ब्लू डालोगे तो तब भी वो रेड हो जाएगा। ये आपने ब्लू डाला तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। तो मतलब आपके पास एसिड के अंदर ये लिटमस पेपर डाल रहे हो तो किस में चेंज हो जाएगा? वो रेड में। रेड होगा तो रेड ही रहेगा, और मतलब ब्लू डालोगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड्स बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। यदि किसी भी एसिड को आप पानी के अंदर डाल दो और इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पता लग गया, तीन हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी। एसिड्स हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा हमारे पास होता है मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? दे आर द नेचुरली अकरिंग एसिड्स जो हमें नेचर से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो नॉर्मली प्लांट मटेरियल और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हम नेचुरली क्या, आपके पास ऑरेंज और लेमन मिलेगा, उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो की बात करो तो ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा। टर्बिन की बात करो तो टर्टरिक एसिड। मिल्क या कर्ड के बाद सॉल्ट, मिल्क या कर्ड की बात करो तो लैक्टिक एसिड मिलेगा। विनेगर में एसिडिक एसिड, और आंट स्टिंग या नीडल स्टिंग के अंदर मिथेनॉइक एसिड मिलेगा। तो आपके पास प्लांट्स में तो आप बात कर रहे हो ये सारे प्लांट्स वाले ही हो गए, और नॉर्मली आप एनिमल्स की बात कर रहे हो तो ये आप आंट स्टिंग की एग्जाम्पल ले रहे हो, ठीक है। दूसरी आप बात करोगे तो हमारे पास होते हैं मिनरल एसिड्स। ये एसिड बेटा मैन मेड एसिड्स होते हैं। ये किससे बनते हैं? नॉर्मली मिनरल्स फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। तो नॉर्मली हम जितने भी एलिमेंट्स निकालते हैं, जितने अपने पास हाइड्रोजन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, सल्फर ले लिया, तो उन सब से मिला के हम कुछ एसिड्स बनाते हैं। आर्टिफिशियली एसिड्स हम बनाते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, वो हमारे होते हैं मिनरल एसिड्स। तो इस पर अभी तक हमने एसिड्स देखे दो टाइप के, एक तो ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरे मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स हमने क्या कहा था? मिनरल एसिड कैसे बनाए जा सकते हैं? अर्थ क्रस्ट से जो मिनरल्स मिलते हैं, उन मिनरल्स का यूज करके हम एसिड्स को लेबोरेटरी के अंदर फॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से एसिड्स होते हैं भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये तीनों एसिड्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। मतलब इससे आपकी स्किन या क्लोज बर्न हो सकते हैं जब ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो। मतलब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं आगे भी। लेकिन कार्बोनिक एसिड भी मिनरल एसिड है, उसके बावजूद भी ये एसिड थोड़ा सा वीक होता है एज कंपेयर टू दीज थ्री एसिड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? जब कभी भी आप एसिड्स को पानी में डालते हो तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं और H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हमने ले लिया HCl, हमने लिया है HCl और एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में अलग अलग हो जाएंगे। जैसे हम बात करें H2SO4 की, H2SO4 आप ले रहे हो, इसमें क्या होगा भाई? H रिलीज करेगा तो दो H है इसमें, दो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, और क्या बच जाएगा? SO4 2 नेगेटिव, ठीक है भाई। जैसे आपने HNO3 ले लिया तो क्या होगा? H पॉजिटिव रिलीज कर देगा और NO3 1 नेगेटिव रिलीज कर देगा। तो मतलब इससे आपको क्या लग रहा है भाई? आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर मतलब कि जिसके पास H होगा क्या वो एसिड हो गया? नहीं, जिसके पास एसिड मतलब जिसके पास H होगा वो जरूरी नहीं है कि वो एसिड है। लेकिन एक चीज कंफर्म है, जितने भी एसिड्स होंगे उनके पास H होगा जरूर। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कंपाउंड जिनके पास H है पर वो एसिड नहीं है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ले लो आप, ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ये हमारे पास है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है, आप इसमें देख रहे हो लगभग 12 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स है, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं, 12 एटम हैं इसके अंदर, बट तब भी ये एसिड नहीं है। और कौन सा एग्जांपल हो गया? सपोज अल्कोहल ले लो। अब अल्कोहल की बात करोगे तो C2H5OH ले लेते हैं। अब इसकी बात करोगे तो इसमें 5-6 6 हाइड्रोजन है,
पर ये भी एसिड नहीं है। एसिड होने के लिए कंपलसरी क्या है, जब कभी भी हम उस कंपाउंड को लिक्विड में डालें, पानी में डालें, तो क्या होना चाहिए, H पॉजिटिव रिलीज करना चाहिए। ये दोनों के पास H तो हैं, लेकिन ये जैसे हम इसे पानी में डालते हैं तो H पॉजिटिव रिलीज नहीं करते। तो ये दोनों हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास H होने के बावजूद भी ये एसिड नहीं है। एसिड्स, अब एसिड्स को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। वीक की बात करोगे तो H2CO3 और CH3COH, ये दोनों वीक एसिड्स बेटा हम जो केमिकल रिएक्शंस करेंगे वहां पर यूज करेंगे। और हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो भी हमारे सारे वीक एसिड्स के एग्जांपल हैं। अच्छा, अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, यदि हम उसको प्रैक्टिकली कहीं भी यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे, तो हमारे हाथ जल सकते हैं, या आप किसी की बॉडी पे कोई पार्ट में जल गया तो वो जल सकता है, कपड़े जल सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को यूज नहीं करते। तो हमारे पास दो टाइप के स्ट्रॉन्ग एसिड्स में भी हमने डिवाइड कर रखे हैं। एक तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं, और दूसरा हमारा होता है डाइल्यूट एसिड। क्या है इन दोनों का मतलब, पहले तो ये समझते हैं, फिर हम बात करेंगे। एक आपके पास यदि आपका एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 24 ओपन कर लो, उसमें नीचे वाला पैराग्राफ है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो चीज क्या है, जैसे भाई हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, यहां पे आपके पास क्या था, इसके अंदर पहले वाटर था। ध्यान से सुनना इस चीज को, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें वाटर था और हमने क्या करा भाई, इसके अंदर हमने डाल दिया एसिड, HCl हमने डाला। जैसे हम इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब आप ये मान के रखो कि ये पूरा हमारे पास 1 मीटर क्यूब था, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लो, ठीक है, इतना आपके पास लिक्विड था। अब इसके अंदर आपके इस टोटल पानी के अंदर 100 H पॉजिटिव आयंस आ गए थे। कितने आ गए थे, 100 H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, इसके अंदर हमने और पानी ऐड कर दिया। जब हमने और पानी ऐड करा तो HCl तो हम ऐड नहीं कर रहे, हमने सिर्फ क्या ऐड करा है, पानी को। तो क्या रहा, पानी ऐड करा तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम हो गया 2 सेंटीमीटर क्यूब, आपने और पानी भर दिया इसके अंदर। लेकिन बच्चों अब एक चीज बताओ, हमारे पास पहले 1 लीटर में कितने थे, 100 H पॉजिटिव आयन। अब जब आपने 2 पानी और ऐड कर दिया तो 2 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हैं, तब भी 100। तो अब कितने हो गए, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 50 आयंस होंगे, क्योंकि भाई 2 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 100 आयंस है ना। तो अब बताओ पहले वाला केस में ज्यादा होगा या दूसरे वाले केस में ज्यादा होगा, तो दूसरे वाले केस में तो 50 आयंस ही बचे, H पॉजिटिव आयंस। तो ये वाला जो एसिड होगा वो वीक एसिड होगा, मतलब हमने उसे वीक बना दिया, कैसे, डाइल्यूट करके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या चीज है ये, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर, पानी के साथ एसिड का जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है उसे पानी के साथ ऐड कर दो, मिक्स कर दो, दैट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास जो आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम। पहले कितनी थी, 100, अब कितनी हो गई है, 50। अब एक काम करो, थोड़ा सा पानी और डाल दो, आप इसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब और ऐड कर दोगे वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा, अब 4 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने आयंस होंगे, 100 आयंस होंगे। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर सिर्फ 25 आयंस बचे। मतलब समझ रहे हो, पहले 100 आयंस थे पर सेंटीमीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेंटीमीटर क्यूब पहले 100 थे, फिर हमने पानी और ऐड कर दिया तो 50 हो गए, और पानी ऐड करने के बाद हमारे पास कितना हो गया, 25 आयंस हमारे पास बचे। अब चीज ये निकल कर आती है कि भाई एसिड में पानी डालें या फिर पानी में एसिड डालें, एसिड में पानी डालें या फिर पानी में एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये कंटेनर था, इसके अंदर ऑलरेडी एसिड था, आपने क्या करा, इसमें पानी ऐड कर दिया। अब जब आपने इसमें पानी ऐड करा तो क्या होगा, ये वाला ऑप्शन सही है या फिर दूसरा वाला ऑप्शन, आप इसके अंदर पानी, वाटर आपके पास है और आपने एसिड ऐड करा है, तो कौन सा वाला ऑप्शन आपके पास सही रहा, आप बोलोगे सर ये। ऐसा क्यों भाई, जब कभी भी एसिड और वाटर साथ में आते हैं ना तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग इन एसिड एंड वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। व्हाट इज एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अब इस चीज को समझो भाई, जब ये एसिड और ये वाटर रिएक्शन किया होगा तो हीट प्रोड्यूस हुई होगी,
ठीक है, मतलब इस वाली लेयर पे आके एसिड और वाटर रिलीज करे, दोनों रिएक्शन करी, हीट प्रोड्यूस हुई, नीचे क्या है भाई हमारे पास वाटर, तो जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस वाले केस में हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही एसिड और वाटर रिएक्शन हुआ तो इस वाले लेयर में जैसे रिएक्शन होगा, जैसे ही रिएक्शन हुआ अब नीचे एसिड है तो वो तो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो ये वाली चीज एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगी। ये भी हो सकता है जो ग्लास कंटेनर है वो टूट भी जाए, वो ब्रेक भी हो जाए। तो क्या है, पेज नंबर 24 पे लिखा हुआ है नीचे वाले पैराग्राफ में, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू स्लोली विद द वाटर विद कांस्टेंट स्टायरिंग। मतलब कभी भी एसिड को आपको डिसॉल्व कराना है तो क्या करो, पानी के अंदर ऐड करो। इफ वाटर इज एडेड टू द कांस्टेंट कंसंट्रेटेड एसिड, यदि वाटर को आप एसिड में ऐड करोगे, द हीट जनरेटेड में कॉज मिक्सिंग ऑफ टू स्प्लैश एंड द कॉज बर्न। इस वाले केस में जो हीट निकलेगी उसकी वजह से यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा ना, गरम गरम तेल में आप पानी डाल दो तो छींटे फलक पड़ जाते हैं बॉडी के ऊपर, तो उस टाइप का आपका चीज हो सकती है। एंड द ग्लास कंटेनर मे ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज्यादा हीटिंग की वजह से ग्लास भी ब्रेक हो सकता है। तो आपको ये चीज समझ में आई, हमारे पास जो एसिड्स होते हैं, दो टाइप के एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स को हम खा सकते हैं फ्रूट से, मतलब प्लांट्स मटेरियल या फिर एनिमल से हमें ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं। और बात करें हम मिनरल एसिड्स की, मिनरल एसिड्स में हम जो अर्थ क्रस्ट से जो मिनरल्स ले रहे हैं उनसे हम आर्टिफिशियली तरीके से लेबोरेटरी के अंदर वो एसिड्स बनाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 या H2CO3। तो वो एसिड्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, डायरेक्टली हम उसे यूज नहीं कर सकते, तो हमें उन्हें डाइल्यूट करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया किस तरीके से करना है, पानी में एसिड डालना है या फिर एसिड में पानी डालना है। तो हमने पाया कि पानी में एसिड डालेंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे मतलब हमारे सेफ्टी पर्पज से भी बहुत ज्यादा अच्छा है।